हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम रूरल आर्किटेक्चर पढ़ेंगे। ये पोएम बहुत ही डीप मीनिंग के साथ में है, लेकिन सबसे पहले हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे। उसके बाद में हम आपको इस पोएम के बारे में डिटेल से समझाएंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसकी डिटेल स्टडी इसी वीडियो के अंदर होगी। आपको सिर्फ थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेशन, थोड़ा सा टाइम देना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट लाइन, देयर इज जॉर्ज फिशर, चार्ल्स फ्लेमिंग एंड रेजिनाल्ड शो। 3 बच्चों के नाम यहाँ इंट्रोड्यूस करवाए हैं विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ये कोई स्पेसिफिक चिल्ड्रन नहीं है कि आप ये कहें कि कुछ स्पेशल है, नहीं। इन्होंने 3 नाम यहाँ पे यूज किए हैं इनकी इनोसेंस दिखाने के लिए। 3 बच्चे हैं, उनके बारे में ये डिस्क्रिप्शन देंगे कि कैसे दिखते हैं वो। तो बहुत ही डीप मीनिंग लिए हुए है ये पोएम, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे ही इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाएगी, मैं आपको वो मीनिंग जो है वो डिस्कस करूंगी, और शायद हो सकता है बीच में ही मैं आपको बता दूं, तो आपको वीडियो पर बने रहना है। देखिए, इस पोएम के बारे में आप स्टार्टिंग कर सकते हैं इस तरीके से कि दिस पोएम रिफ्लेक्ट्स द इनोसेंस एंड क्रिएटिविटी ऑफ चाइल्डहुड। ओके, तो 3 बच्चे हैं, जॉर्ज फिशर, चार्ल्स फ्लेमिंग एंड रेजिनाल्ड शोर। 3 रोजी चिक्ड, यानी तीनों के कैसे हैं, गुलाबी गाल हैं। स्कूल बॉयज हैं, छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाने वाले। हाइट उनकी बताई है। अब हाईएस्ट लिखा है, यानी यहाँ हाइट की बात कर रही है बस खाली, कि इनकी जो हाइट है ना, ज्यादा नहीं है। कितनी है? नोट मोर देन द हाइट ऑफ ए काउंसलर बैग। एक काउंसलर के बैग के साथ में कंपैरिजन किया है इनकी हाइट का, यानी कितना बड़ा बैग होगा। इसका मतलब क्या है? दिस लाइन ह्यूमरसली कंपेयर्स बॉयज हाइट। ये जो बच्चे हैं, जो लड़के हैं, इनकी हाइट को बहुत ही मजाकिया तरीके से कंपेयर किया है, कि सिंपली मीन्स स्मॉल स्ट्रक्चर यू कैन से, कि छोटे छोटे हाइट के बच्चे हैं, छोटे छोटे से स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इनके गुलाबी गुलाबी गाल हैं। टू द टॉप ऑफ ग्रेट हाउ। ग्रेट हाउ जो है ये टॉप हिल है, एक हिल को कहा है यहाँ पे, कंट्री साइड का एक हिल है। हिल को बोला है कि ग्रेट हाउ है जहाँ पर ये बच्चे जो है जाते हैं, यानी चोटी पर चढ़ जाते हैं। डिड इट प्लीज देम टू क्लाइंब? इस पर चढ़ना क्या इनको खुशी देता है। एंड देयर, वहां पर चढ़कर क्या करते हैं? देयर दे बिल्ट अप विदाउट मोर्टर और लाइम। मोर्टर और लाइम जो है कंस्ट्रक्शन मटीरियल होता है, जो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करने के काम में आता है, उसके लिए यूज हुआ है ये। कंस्ट्रक्शन मटेरियल के बिना ही वो लोग क्या करते हैं वहां पे? ए मैन ऑन द पीक ऑफ ए क्रैग, यानी एक आदमी बना देते हैं वो वहां पर, जो भी मटेरियल उनको मिलता है उससे। अब हम आगे का जो स्टेंजा है उसके अंदर देखने वाले हैं कि किस चीज का यूज करते हैं वो एक आदमी बनाने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि एक लिविंग मैन बना देते हैं, नहीं, वो मतलब एक स्टैचू सा बना देते हैं, और क्या चीज इकट्ठी करके क्या जोड़ जोड़ के बनाते हैं वो मैं नेक्स्ट स्टेंजा में आपको बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए, इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है ना वो उन्होंने बनाया। ये फोटो मैं आपको दिखाना नहीं चाह रही थी एक्चुअली, लेकिन ये है कि अब आप इससे आइडिया लगा लेंगे कि क्या चीज जोड़कर बनाई होगी, है ना। कोई बात नहीं, आगे वाली लाइन के अंदर और भी क्लियर होगा क्या चीजें यूज हुई हैं। फर्स्ट तो आप कह सकते हैं इमेजरी, क्योंकि विविड पिक्चर आती है आपके सामने 3 बच्चों की। 3 बच्चे हैं, कैसे वो दिखाई देते हैं, वो क्या बनाते हैं, कैसे वो दिखाई देते हैं, मतलब उनके चिक्स जो है कैसे दिखाई देते हैं, उनकी हाइट जो है वो कैसे दिखाई पड़ती है। तो इमेजरी यहाँ यूज हुई है। सिमिली यहाँ यूज हुई है कि उन्होंने काउंसलर के बैग के साथ में उसको कंपेयर कर दिया है ना। कहाँ कितनी हाइट बताती है? बॉयज आर कंपेयर टू द हाइट ऑफ ए काउंसलर बैग यूजिंग ए सिमिली टू कन्वे देयर स्मॉल स्ट्रक्चर इन ए रिलेटेबल वे। रिलेटेबल वे में कंपैरिजन किया है। सो हियर इज सिमिली। उसके बाद में एंजार्बमेंट है। एंजार्बमेंट तो आपने नोटिस कर लिया होगा, लाइन यहाँ खत्म ही नहीं हुई, कंटिन्यू हो रही है, तो एंजार्बमेंट है। और देखिए मेटाफर कैसे है? मेटाफर है कि स्टोन फिगर दे बिल्ट इज डिस्क्राइब्ड एज ए मैन। मेटाफर हो गया ना, विच इज ए मेटाफर फॉर देयर क्रिएशन। एक उनकी जो बनाई हुई चीज है ना उसको मैन बोल दिया, और जबकि मैन तो एक लिविंग चीज है ना, मैन ही बता दिया पूरे तरीके से, तो मेटाफर यहाँ यूज हुआ है। वैसे तो बहुत सिंपल है, आपको लाइन जो आपने पढ़ी आपको बहुत सिंपल लग रही होगी, लेकिन यहाँ हिडन मीनिंग है जो नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेंजा के अंदर क्लियर होगा आपके सामने। तो चलिए आगे मूव करते हैं अपन। दे बिल्ट हिम ऑफ स्टोन्स। तो किस चीज का बनाता है वो? स्टोन्स का बनाता है, यानी पत्थरों से बनता है, पत्थरों का बनाता है। गैदर्ड अप एज दे ले, जो वहां पर बिखरे पड़े हुए हैं, उन्होंने यहाँ पे पड़े हुए जो पत्थर हैं उनको गैदर किया, इकट्ठा किया और बनाया। दे बिल्ट हिम, उसको बना दिया। एंड फिर क्या किया उन्होंने? क्रिशंट। क्रिशंट जो है ये एक तरह से एक सेरेमनी होती है क्रिश्चियंस के अंदर, जिसके अंदर बच्चे को नाम दिया जाता है, जिसे अपन हिंदी में अपने यहाँ नामकरण बोलते हैं ना, वो कि उन्होंने बना दिया उसे और उसका नामकरण कर दिया।
क्या, एक ही दिन के अंदर, वन डे, सिंगल डे के अंदर उन्होंने पत्थरों को जोड़ जोड़ के, वहां जितने भी पत्थर पड़े थे उनको जोड़ जोड़ के एक आदमी बना दिया ऐसे, और उसका नामकरण भी कर दिया। अब उसका नाम बताएंगे, इन्होंने नाम क्या रखा है उसका, है ना। देखिए, एन ऑर्चिन बोथ विगोरियस एंड हेल। विगोरियस एंड हेल का मतलब क्या होता है, स्ट्रोंग और हेल्दी। स्ट्रोंग, हेल्दी और जो एनर्जी से भरा हुआ होता है उसके लिए यूज करते हैं। ऑर्चिन होता है एक मिस्चीवियस चाइल्ड, यानी एक शरारती बच्चा, एक बच्चा जो बहुत ही स्ट्रोंग, हेल्दी और फुल ऑफ एनर्जी था। दे नेम द फिगर, उनका नाम उसने क्या रखा, राल्फ जोन्स, कि एक बच्चा उनके अंदर हेल्दी था, बहुत एनर्जेटिक था। यानी सारे एक बच्चे के बारे में बताया है, लेकिन बच्चे कैसे हैं, मिस्चीवियस हैं, थोड़े शरारती हैं, कि उन्होंने पत्थरों को जोड़ जोड़ के इंसान जैसी एक प्रतिमा जो है वो बना दी और उसका नाम रख दिया राल्फ जोन्स। नाउ राल्फ इज रिनाउड। हो सकता है कि वो तीनों किसी ऐसे बच्चे को जानते हो जिसका नाम राल्फ हो और वो बहुत थोड़ा सा ताकतवर दिखता हो, थोड़ा सा हेल्दी हो, स्ट्रोंग हो, तो उसके नाम पर इसका नाम रख दिया। कुछ इस तरीके का हो सकता है ये, राल्फ उसका नाम रख दिया। नाउ राल्फ, अभी जो राल्फ है ना, जो नाम उन्होंने दिया है, ये राल्फ अब जाना जाता है अपनी लेंथ की वजह से, अपनी बोन्स की लेंथ की वजह से। अब बोन्स जो यहाँ यूज किया है वर्ड, ये नहीं करना चाहिए था। मतलब देखिए, ये पोइट हैं और पोइट जो है वो अपनी पोइट्री को ऑर्नामेंटेड बनाने के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं, अपने राइम्स को सजाने के लिए वर्ड्स यूज़ करते हैं। बट अगर बात की जाए एक सेंस की, तो यहाँ पर ना बात हो रही है स्टैचू की, और स्टैचू के अंदर बोन नहीं होती। अगर लॉजिकली बात की जाए तो बोन यूज़ नहीं करना चाहिए, बट यहाँ इन्होंने बोन यूज़ किया है। इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रक्चर यहाँ बनकर तैयार हुआ है उसको एकदम मैन ही माना जा रहा है। तो अब ये जो राल्फ है ना, जिसका नाम रखा गया है इसका, ये राल्फ अब अपने बोन की लेंथ की वजह से जाना जाता है। लोग इसे कैसे जानते हैं कि इसकी जो हड्डियां हैं बहुत लंबी, यानी बहुत लंबा, फेमस हो गया है मतलब ये। और ये ऐसे फेमस हो गया है जैसे कि कौन, मागोग। एंड मागोग कौन है, ये जो मागोग है ना, ये एक जायंट है फ्रॉम ब्रिटिश फोल्कलोर। मतलब ब्रिटिश के अंदर है ना, कुछ परी कथाएं नहीं होती हैं जो, उसके अंदर कोई जायंट है जिसका नाम है, तो उसे बोला है क्या, लैग बर्थ वेट डेल का मागोग। इतना मतलब बड़ा वो जायंट, शायद साइज में इतना ज़्यादा बड़ा है, इतना ज़्यादा विशाल है, तो उसको मागोग के साथ में कंपेयर किया जा रहा है। राल्फ को इतना बड़ा बना दिया उन बच्चों ने पत्थर जोड़ जोड़ के। ठीक है, चलिए पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं ताकि समझ में आ जाए। देखिए, सबसे पहले तो वर्ड्सवर्थ यूजेस विविड इमेजरी टू डिपिक्ट द बॉयज एक्शंस एंड देयर क्रिएशन। हेयर इमेजरी जो है ना, वो तो आप यहाँ मेंशन करेंगे ही करेंगे, हर एक स्टेंजा के अंदर आएगा। फिर एनाफोरा यहाँ पे आया है, कैसे रिपीटेशन हुआ है। देखिए, रिपीटेशन ऑफ द वर्ड दे बिल्ट हिम क्रिएट्स ए रिदमेटिक, दे बिल्ट हिम, देखो इस लाइन में भी और इस लाइन में भी, तो ये रिदम को क्रिएट करता है। साथ ही आपको मैंने पहले भी समझाया था जब मैंने आपको पोएटिक डिवाइसेस करवाई थी, कि जब भी एक लाइन के अंदर जो वर्ड स्टार्टिंग में दिए हुए हैं वही सेकंड लाइन के स्टार्टिंग में भी दिए हुए होते हैं, वो एनाफोरा हो जाता है ना। ये रिदम को क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो वहाँ मैंने डिटेल से समझाया है, आपको लिंक डाल दिया जाएगा, आप वहाँ क्लिक करके लिंक पे और वीडियो वॉच कर सकते हैं कंप्लीट पोएटिक डिवाइसेस का। तो आगे बढ़ते हैं, आगे की पोएटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। मेटाफर यहाँ पर यूज हो गया है, क्योंकि देखिए यहाँ ना इन्होंने क्या यूज किया है, एन ऑर्चिन बोथ विगोरियस एंड हेल, ये यूज किया है। यहाँ बच्चों की क्वालिटी बताई गई है, कि बच्चों की क्वालिटी बताते हुए उन्होंने किसके साथ में इसको रिलेट कर दिया है, एक स्टोन फिगर के साथ में इसको रिलेट कर दिया है। वैसे तो बच्चों की क्वालिटी मिस्चीवियस हैं, बहुत स्ट्रांग हैं, हेल्दी से दिखने वाले, फुल ऑफ एनर्जी वाले हैं, लेकिन रिलेट किसके साथ कर दिया, एक स्टोन फिगर के साथ में, एक स्टैचू के साथ में। ठीक है, सो हियर इज मेटाफर। पर्सोनिफिकेशन, हाउ, सेम चीज को आप रिपीट भी कर सकते हैं और क्या बता सकते हैं, नाम देकर भी बता सकते हैं कि राल्फ जोन्स इज गिवन ए ह्यूमन नेम, एक ह्यूमन नेम दिया गया है एक स्टैचू को। सो हियर इज पर्सोनिफिकेशन, और कुछ क्वालिटीज भी बताई गई हैं जो मैंने ऊपर आपको मेटाफर में बताई हैं। अब देखिए, हाइपरबोले है। हाइपरबोले इसलिए क्योंकि देखो जायंट का नाम यहाँ यूज करते हुए उन्होंने बताया है कि रिनाउड फॉर द लेंथ ऑफ हिज बोन्स, कि बोन जो है उसकी लेंथ से उसको जाना जा रहा है, इज एन एग्जेजरेशन। बढ़ा चढ़ा के बोल दिया ना, देखो कितनी लंबी लंबी हड्डियां हो गई हैं इसकी, कि अभी अपनी हाइट की वजह से जाना जा रहा है। एल्यूजन भी है, क्योंकि एग्जाम्पल लिया है इन्होंने कहाँ से, मागोग। कहाँ का मागोग है ये है लैग बर्थवेट का, लैग बर्थवेट का मागोग है। लैग बर्थवेट की जो घाटी है, डेल है जो, वहाँ का मागोग है, यानी एक तरह से एक मैथिकल जायंट है, जो मैंने आपको बताया कि लिजेंड्री फिगर है
ब्रिटिश जो फोल्कलोर है उनके अंदर सुना जाता है, पढ़ा जाता है और पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। बच्चों को जब कहानियां सुनाई जाती है तो उसका जिक्र होता है। जस्ट हाफ ए वीक, हमारा नेक्स्ट थर्ड जो स्टेंजा है वो आ गया है। जस्ट हाफ अ वीक, ठीक हाफ वीक के बाद, द विंड सेल्ड फोर्थ, हवा चली, है ना, एंड इन एंगर और मैरीमेंट। अब गुस्से में चली या खुशी में चली, वो चीज़ तो यहाँ पे पोइट मेंशन नहीं कर रहा क्लियरली, बट कह रहे कि हवा चली, बहुत तेज चली, गुस्से में थी या खुशी में थी, लेकिन नॉर्थ की तरफ से आई थी। कमिंग ऑन विद ए टेरिबल पोथर। टेरिबल पोथर का मतलब क्या होता है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा कर गई, बिल्कुल एकदम खतरनाक टाइप की, है ना, आई। और ये समझ लो कि बहुत खतरनाक थी, एक धमाका सा करती हुई आई। फ्रॉम द पीक ऑफ द क्रैग ब्लू द जाइंट अवे, बिल्कुल चट्टान की जो ऊपर थी ना, जो जाइंट बनाया था, चट्टान की जो चोटी थी उसके ऊपर जो जाइंट बनाया था, उसको क्या कर गई, उड़ा ले गई, अपने साथ उड़ा ले गई। एंड व्हाट डिड दीज स्कूल बॉयज, क्या किया इन स्कूल बॉयज ने, फिर उसके बाद में उड़ा ले गई तो क्या किया, उड़ा ले गई तो स्कूल बॉयज ने दोबारा से, द वेरी नेक्स्ट डे दे वेंट एंड दे बिल्ट अप अनदर, नेक्स्ट डे वो फिर से गए और फिर से उन्होंने एक और जाइंट तैयार कर दिया। अब ये जो लाइंस है ना, ये आपको क्या बताना चाह रही हैं, देखिए, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग जो बॉयज होते हैं, उनका नेचर बता रहे हैं कि कैसा नेचर है उनका। उनका नेचर इस तरीके का नहीं है कि वो डिस्टर्ब हो गए, थोड़ा सा एक बार को उनको हल्का सा बुरा लगता है, लेकिन इमीडिएट डिसीजन टू रिबिल्ड शोज द इनोसेंस एंड जॉयफुल नेचर, है ना। साथ ही साथ अनप्रिडिक्टेबल पावर ऑफ नेचर भी यहाँ पे आपको पता लग रही है कि नेचर का कुछ नहीं भरोसा, कब किस चीज़ को कब तबाह कर दे। आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं आए दिन न्यूज़ में आते ही रहते हैं। अभी मॉनसून के चलते भी आपने बहुत जगह सुना होगा, बाढ़ आ गई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो लोग फेस कर रहे हैं। तो नेचर का भी कुछ पता नहीं है। चलिए हम पोएटिक डिवाइसेस कर लेते हैं। देखिए इस तरीके से ना जो इमेज है उससे क्लियर हो जाता है आपके सामने कि एकदम तेज आई। ये एक थोड़ी सी आपको समझाने के लिए पिक्चर आपके सामने रखी है कि इस तरह से तेज हवा आई कि कुछ ऐसे मैन लाइक फिगर तैयार की थी बच्चों ने और वो उड़ गई, जैसे कि पत्थर जैसे उसने सजाए थे तो वो बिखर गए, ठीक है। और फिर क्या किया उन्होंने, जैसे आपको बताया, दे वेंट एंड दे बिल्ट अप अनदर, एक दूसरा उन्होंने बनाकर तैयार कर दिया इस तरीके से, यानी पत्थरों को जोड़ने लगे और दूसरा बना के तैयार कर दिया। अब अपन पोएटिक डिवाइसेस पे चलते हैं। देखिए पर्सोनिफिकेशन, द विंड इज डिस्क्राइब्ड एज हैविंग इमोशंस, क्योंकि एंगर और मैरीमेंट बताया है ना विंड के अंदर, सो हियर इज पर्सोनिफिकेशन। क्लियर हो गया होगा ना मेरे बोलते ही पहले ही, आप जब मैं विंड के बारे में बात कर रही हूँ, एंगर और मैरीमेंट की बात कर ली विंड के साथ में, तो आपके माइंड में स्ट्राइक कर गया होगा कि पर्सोनिफिकेशन है। इमेजरी तो यहाँ है ही, ये चीज़ मैं पहले ही रिपीट कर चुकी हूँ आपके साथ में। एंजार्बमेंट भी है। देखिए एंजार्बमेंट जो है ना, आप लाइन को देखते ही पहचान सकते हैं कि कहाँ है, वो आपको मुझे कमेंट करके बतानी है। अगर आप कॉन्शियस हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं मुझे, तो आपको एंजार्बमेंट का पता चल गया होगा कि कहाँ है। कमेंट करके प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, इससे आपकी जो कॉन्सेंट्रेशन है ना उसका पता लगेगा मुझे कि कितने आप कॉन्सेंट्रेट होकर साथ में सुनते हैं मेरे को। कंट्रास्ट, कंट्रास्ट क्या है, देखिए कंट्रास्ट यहाँ पर आया है डिस्ट्रक्टिव पावर ऑफ द विंड एंड बॉयज चीयरफुल रिस्पॉन्स। यहाँ पर बताया जा रहा है कि देखो बच्चे हैं, उनकी बनाई हुई क्रिएशन जो, जैसे मैंने आपको दिखाई, बच्चों ने बनाया था, इस तरीके से डिस्टर्ब हो गई, फिर दोबारा से बच्चों ने बना दी। तो ये चीज़ क्या बता रही है आपको, ये चीज़ कंट्रास्ट बता रही है किन चीज़ के बारे में, कि नेचर ने सब कुछ तहस नहस कर दिया था लेकिन बच्चों ने फिर से बना दिया। चलिए फोर्थ स्टेंजा हम पढ़ लेते हैं, ये हमारा लास्ट स्टेंजा है। इससे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो आपकी पोएम की हो जाएगी फिनिश, बट पोएम के बारे में, पोइट के बारे में जानना बाकी है। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये जो स्टेंजा है, इस स्टेंजा के अंदर मैंने जो आपको कहा कि पोएम में डीप मीनिंग है, वो आपके सामने आएगा। सम लिटिल आई हैव सीन मीन्स द स्पीकर हिमसेल्फ, मीन्स वो खुद विटनेस है, उसने खुद ने देखा है क्या, ब्लाइंड boisterous work means noisy, energetic or rowdy you can say। उसने खुद देखा है, क्या देखा है, किन लोगों ने किया है ऐसा काम, boisterous work किसने किया, by Christian disturbers। क्रिश्चियंस डिस्टर्बर्स बोला है। अब इस वर्ड को याद रखना आप, क्रिश्चियंस डिस्टर्बर्स, मोर सैवेज देन तुर्क्स, जो तुर्की होते हैं उनके बारे में बात की है कि तुर्की के बारे में तो हमें मालूम था कि वो लोग बहुत क्रूअल हैं, बहुत ज़्यादा, लेकिन उनसे भी ज़्यादा इन्होंने किसको बता दिया, क्रिश्चियंस को बता दिया कि मैं खुद गवाह हूँ ऐसे लोगों का जिनको मैं जानता हूँ जो कि क्रिश्चियंस रहे हैं, वो तुर्की से भी ज़्यादा
क्रूअल रहे हैं, तुर्की से भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन का उन्होंने काम किया है। तो वो क्या कह रहे हैं, ऐसी स्पिरिट्स बिजी हैं टू डू एंड अनडू, यानी कुछ लोग तो चीज़ों को बनाने में और कुछ उनको तबाह करने में, यानी दो तरह की वहाँ पर विचारधारा के लोग हैं, जिसके बारे में पोइट बताना चाह रहे हैं कि हमारे समाज के अंदर दो तरह की विचारधारा के लोग होते हैं। फर्स्ट वन, कोई चीज़ बिगड़ गई, खराब हो गई तो उसे रिबिल्ड करने की योजना रखते हैं, रिबिल्ड करने का हौसला रखते हैं। बट द सेकेंड वन इज, जो बना हुआ है उसे भी डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाते हैं, उसे तबाह करने की सोचते हैं। सो हियर इज टू ओपिनियन। द फर्स्ट वन इज रिलेटेड टू स्कूल बॉय, इनोसेंट जो पर्सन्स हैं उनसे रिलेट करते हैं। द सेकेंड वन इज रिलेटेड टू अडल्ट वन, जो अडल्ट हैं, जो चीज़ों को बिगाड़ने पर उतारू हो रखे हैं। तो कह रहे स्पिरिट्स बिजी टू डू एंड अनडू। तो स्पिरिट्स जो हैं, लोग जो हैं वो बिजी हैं काम को बनाने में और काम को बिगाड़ने में। एट रिमेम्बरेंस, कि जब मैं याद करता हूँ ना, वेयर ऑफ माई ब्लड समटाइम विल फ्लैग, जब भी मैं इस तरीके के किसी इंसान को याद कर लेता हूँ कि जो डिस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, तो मेरा खून खोलने लगता है। ब्लड समटाइम विल फ्लैग, फ्लैग इट मीन्स मैं अपनी एनर्जी को खोने लगता हूँ, मेरा खून जो है वो खोलने लगता है। देन लाइट हार्टेड बॉयज़, और उसके बाद में क्या होता है, वो उन लाइट हार्टेड बॉयज़ को अपने पास बुलाता है या उनको कहता है, क्या कहता है कि टू द टॉप ऑफ द क्रैग एंड आई विल बिल्ट अप जाइंट विद यू, कि चलो चट्टान की चोटी पर चलते हैं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा और जाइंट बनाऊंगा। यानी फिर से वही क्रिएशन हम तैयार करेंगे। यानी पोइट जो हैं वो उन बच्चों को कहते हैं कि चलो चलते हैं और तुम्हारे साथ में वही काम करते हैं जो तुमने किया था। क्या काम किया था? फन में आकर, जॉय में आकर जो तुमने क्रिएशन की थी वही हम करते हैं। तो चलिए पोइटिक डिवाइस कर लेते हैं अपन, ताकि ये पूरी की पूरी लाइन ऑफ पोएम्स जो हैं, पोएम की जो लाइन्स हैं सॉरी, वो अपनी कंप्लीट हो जाएगी। Contrast here, Wordsworth contrasts the blind, boisterous work of Christians disturbers with the innocent play of the boys by comparing these more destructive actions to the playful and harmless activity of the boys. है ना, यहाँ डिफरेंस बता रहा है वो किन में, वो लोग जो माइंडलेस हैं, जिनको सोचने की जिनके अंदर ये है ही नहीं कि हम इतना तबाही का काम क्यों कर रहे हैं, इसकी वजह से लोग परेशान होंगे, उन लोगों के बीच में, और जो जॉयफुल क्रिएटिविटी करते हैं उन लोगों के बीच में कंट्रास्ट है। एंड द सेकेंड वन इज एल्यूजन, द टर्म क्रिश्चियन डिस्टर्बर्स। यहाँ पे एल्यूजन है, एक एग्जाम्पल उन्होंने लिया है। शायद उस टाइम की जो सोसाइटी है, उस टाइम की सोसाइटी के अंदर वर्ड्सवर्थ ने भी देखा है बहुत सारे ऐसे लोगों को। देखो, मेरा खुद का जो मैंने लिटरेचर पढ़ा है उसके बेस पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि विलियम वर्ड्सवर्थ जो है ना, नेचर से रिलेटेड लिखा करते थे, नेचर के बहुत ज़्यादा टच में थे, वो रोमांटिक मूवमेंट से बिलोंग करते थे। वर्ड्सवर्थ जो है, नेचर को हार्म करने वाले जो लोग हैं, नेचर को जो हार्म करते हैं, उन लोगों को भी एक तरह से वो क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि वो माइंडलेस हैं, उनके अंदर दिमाग नहीं है, वो नेचर को हार्म कर रहे हैं। इसका मतलब नेचुरल ब्यूटी को बर्बाद कर रहे हैं, डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं। सो आप यहाँ पे एल्यूजन जो है वो पोएटिक डिवाइस में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा हाइपरबोले, बिकॉज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दीज डिस्टर्बर्स एज मोर सेवेज देन तुर्क्स। अब यहाँ पे देखो कितना बढ़ा चढ़ा के कह दिया कि तुर्क जो थे ना वो तो क्रूअल थे ही थे, लेकिन ये तो और भी ज्यादा हैं। तो ये एक एक्सेजरेशन हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया। इमेजरी, वर्ड्सवर्थ यूजेस इमेजरी टू एक्सप्रेस हाउ द मेमोरी ऑफ सच डिस्ट्रक्टिव एक्शंस अफेक्ट हिम। ये यहाँ इमेजरी आ गई, वर्ड्सवर्थ ने जो हमारे सामने यूज करी है कि उसको याद है इस तरीके के लोग भी जो उसके सामने इस तरीके की हरकतें करें जिसकी वजह से मतलब एक आम आदमी का खून खोल जाए। एंजाममेंट भी है यहाँ पे, और एंजाममेंट आप मुझे बताने वाले हैं, कमेंट करके बताएंगे ना आप, कंफर्म जो भी कमेंट करके मुझे बताएगा उसकी चॉइस का जो टॉपिक होगा नेक्स्ट वो मैं इसमें अपलोड करने वाली हूँ, तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो चलिए पोएम के बारे में जान लेते हैं। हमारी जो पोएम हमने आज पढ़ी है उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसी पोएम है, थीम सेटिंग वगैरह क्या है, मैसेज क्या है। तो देखिए, ऑथर आप जानते ही हैं कि विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, रोमांटिक पोइट हैं, नेचर के बारे में ज़्यादा लिखते हैं, डिस्कस कर चुके हैं अपन ऑलरेडी। फॉर्म की बात करेंगे क्योंकि फॉर्म हमने आपको नहीं बताई अभी तक, हम सिर्फ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन कर रहे थे। तो फॉर्म देख लीजिए एक बार, जान लीजिए पोएम की क्या फॉर्म है। देखिए, द पोएम इज रिटन इन ए नरेटिव स्टाइल। ओके, नरेटिव स्टाइल है ना, एक कहानी सी बताते जा रहे हैं कि कुछ बच्चे हैं इकट्ठे हुए, मजे मजे में जाके चोटी पे चढ़ गए, वहाँ पे जाके और वो पत्थर से एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, कुछ ऐसे ऐसे। ओके, लेकिन पोएम जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से लिखी गई है, एक स्पेसिफिक राइम स्कीम को फॉलो कर रही है। AAB CCB ये राइम स्कीम है हर्स्टेंजा की। सेटिंग क्या है? सेटिंग कंट्री साइड पे एक हिल है,
ग्रेट हाउ से बोला गया है, उसका सेटिंग है, पूरी पोएम वहीं पर ही चलती है, स्टार्ट होती है, वहीं पर ही मिडिल रहता है और वहीं पर एंड हो जाती है। द थीम इनोसेंस एंड जॉय ऑफ चाइल्डहुड एंड द टेम्परेरी नेचर ऑफ ह्यूमन क्रिएशन, है ना। इंसान ने कुछ बनाया, वो तबाह भी हो जाता है, लेकिन उसको रिक्रिएट कर देते हैं जब अगर इंसान जो है वो इनोसेंट हो तो, यानी उसके अंदर क्रिएशन करने की अगर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, तो वो उसे रिक्रिएट कर देता है। लेकिन उसके साथ साथ देखिए उन लोगों के बारे में बताया है जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर रखते हैं, तो कंट्रास्ट है थीम के अंदर। मैसेज क्या मिला हमें? पोएम्स मैसेज centers on the value of youthful creativity and imagination. Wordsworth suggests that despite the transient nature of the boy's creation, their joyful and carefree spirit is a valuable contrast to the more harsh and thoughtless action of others. मैसेज क्या मिला हमें यहाँ पे कि वर्ड्सवर्थ ने यहाँ पे बताया है ट्रांजिएंट नेचर है, कोई भी चीज़ अगर बनती है तो इंसान ने बनाई है, तो आप बच्चों को भूल जाओ कि बच्चों ने कुछ बनाया, इंसान ने कोई चीज़ बनाई है, ट्रांजिएंट होती है, बनी है, ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर स्पिरिट है लोगों की भलाई करने की, आपकी इच्छा है, आपके अंदर अगर क्रिएटिविटी करने की अगर कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है, तो वो चीज़ क्या होती है, वो एक तरह से भलाई की तरफ आपको अग्रसर करती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कैसे हैं, हार्श नेचर के हैं, थॉटलेस हैं, वो दूसरों के लिए जब कोई काम कर रहे होते हैं ना, सोचते नहीं है कि वो उनकी भलाई का है या बुराई का है, अपना भला सोचकर कर देते हैं। तो मैसेज इस तरीके से हमारी पोएम का निकलकर सामने आता है। अब हम जानेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में थोड़ा सा ना। वर्ड्सवर्थ इज ए की फिगर इन द रोमांटिक मोमेंट। अब जैसे मैंने आपको बताया कि रोमांटिक मोमेंट जो है ना, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज के कोलैबोरेशन से बनी एक लिरिकल बैलेड थी जिससे स्टार्ट हुई थी 1798 में। ये बात मैं आपको पहले भी मेंशन कर चुकी हूँ। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज के कोलैबोरेशन से लिरिकल बैलेड जो है वो पब्लिश हुआ था। ये इन्होंने जो क्रिएटिविटी रखी, जो क्रिएशन जो की, उसे लिरिकल बैलेड जो है वो तैयार हुआ, और यहीं से इसके पब्लिकेशन से, लिरिकल बैलेड के पब्लिकेशन से रोमांटिक मूवमेंट की शुरुआत मानी जाती है। तो ये जो ईयर है इसको आप अपने जहन में बिठा लो, बहुत अच्छे तरीके से अपने मेमोरी अंदर फीड कर लो, बार बार इसे रिकॉल किया करोगे। 1798 में क्या हुआ था, लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था जिससे शुरुआत हुई थी रोमांटिक मूवमेंट की। क्लियर? पोइट ल्यूरेट भी ये बने, ये यूनाइटेड किंगडम के पोइट ल्यूरेट थे और ये 1843 में बने थे। ओके, ये एक तरह से ना बहुत बड़ी उपाधि होती है पोएट ल्यूरेट की। वर्ड्सवर्थ के कुछ वर्क्स हमने आपके सामने मेंशन करे हैं, जिसके अंदर लिरिकल बैलेड जो है उसको भी आप इंक्लूड कर सकते हो। बाकी स्पेशली जो विलियम वर्ड्सवर्थ के जो वर्क्स हैं बहुत सारे, बहुत ही सारे हैं, लेकिन कुछ 3-4 आपके सामने मैंने रखे हैं, इनको भी आप एक बार पढ़ लें और अपने माइंड में रखें कि कब इनका पब्लिकेशन हुआ है, क्योंकि बहुत बार इनसे रिलेटेड पूछ लेते हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट कि विलियम वर्ड्सवर्थ का लाइफ स्पैन अगर कोई पूछ ले तो याद रखिएगा 1770 to 1850। ओके, ये है इनका लाइफ स्पैन। अब हम समअप कर लेते हैं पोएम को, क्योंकि हमने पोएम को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया, उसके बाद में हम पोएम के बारे में जाने, पोइट के बारे में जाने, तो थोड़ा सा है ना समअप करना जरूरी है ताकि आपको फिर से एक बार रिवाइज हो जाए। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम रूरल आर्किटेक्चर जो है ये 1819 में पब्लिश हुई थी एंड इट वाज फर्स्ट अपीयर्ड इन द कलेक्शन द रिवर डूडन। ये इनकी सोनेट की सीरीज है जिसके अंदर ये पहली बार पब्लिश हुई थी। ठीक है, इन विलियम वर्ड्सवर्थ पोएम रूरल आर्किटेक्चर हम रिवाइज कर रहे हैं बाल खाली इसको कि इसमें क्या क्या हुआ था। देखिए, 3 बच्चों का यहाँ पे इन्होंने जिक्र किया है, स्कूल बॉयज हैं, जॉर्ज फिशर है, चार्ल्स फ्लेमिंग है और रेजिनाल्ड शॉर है। इन्होंने एक स्टोन जायंट बनाया, उसको नाम दे दिया राल्फ जोन्स। इन्होंने बनाया उसे कहाँ पे, ग्रेट हाउ हिल पे। और उसके बाद में क्या हुआ कि बहुत तेज हवा आती है, इसे उड़ा कर ले जाती है, तबाह कर देती है, लेकिन वो फिर से बना देते हैं, रीबिल्ड कर देते हैं। फिर क्या होता है, वर्ड्सवर्थ कंट्रास्ट हमें बताते हैं उन बच्चों की मासूमियत और डिस्ट्रक्टिव नेचर के लोगों के बीच में, है ना, कंट्रास्ट हमें दिखाते हैं। तो इस तरीके से पोएम जो है हमारे सामने प्रेजेंट करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो ये हमारी पोएम थी, ये हमारा कंप्लीट वीडियो था। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।